देखिए हम लोग क्या देखे थे कि हिंदी भाषा का विकास हम देखे थे कि कैसे जो हिंदी भाषा का अलग अलग काल में इसका विकास क्रम हुआ है और कैसे जो है इनका भाषा का जो है विस्तार होते गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने एक इम्पॉर्टेंट जो है रूल्स देखे थे कि कैसे जो है संस्कृत से लेकर हिंदी भाषा का इनका जो परिवर्तन हुआ है। अब हम लोग इसका एक मेन मेन टॉपिक लेकर चलेंगे कि कैसे जो है भाषा का विकास हुआ और उनका जो रचनाकार है वो कैसे कैसे इनका रचना किए हैं और किन किन भाषाओं में इनका प्रयोग करते गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा को देखते हैं कि अपभ्रंश जो भाषा है इनका जो है अपभ्रंश जो भाषा का विस्तार कैसे हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे कि अपभ्रंश जो भाषा है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समूह का जो है एक भाषा है। ठीक है, और ये जो है 500 एडी से लेकर 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक इसका जो है विस्तार हुआ है। ठीक, और जो भी जितने भी साहित्य का जो है साहित्य में अपभ्रंश भाषा में अगर कोई साहित्य का विस्तार हुआ है मतलब इसका जो शुरुआत हुई है वो 8वीं सदी से लेकर 11वीं 13वीं सदी तक इसका जो है विस्तार होते गया है साहित्य का। ठीक है, साहित्य में इसका प्रयोग कब किया गया? 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक। ठीक, अपभ्रंश का मतलब होता है पतन। अपभ्रंश का मतलब होता है पतन। पतन मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि साहित्य का जो विकास हुआ है वो कोई एक भाषा का उनका जो है पतन हुआ होगा तब अपभ्रंश भाषा को हम यूज़ किए हैं। तो अपभ्रंश भाषा आया कहते हैं कैसे है इसको हम लोग देखे थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समूह में जब प्राकृतिक भाषा का जो है विस्तार हुआ था जिसमें महावीर स्वामी ने इसका जो है उपदेश इसी प्राकृतिक भाषा में दिया था और ये जब प्राकृतिक भाषा का जब पतन हुआ तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इनके जो प्रमुख जो रचनाकार थे प्रमुख जो रचनाकार है वो कौन कौन सा है इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख जो रचनाकार है वो स्वयंभू स्वयंभू जो कवि थे उन्होंने क्या किए थे स्वयंभू जो कवि थे उन्होंने इस भाषा में इनका जो है इसकी जो है साहित्य रचना देखने को मिलती है। ठीक है, 8वीं सदी में इन्होंने शुरुआत की थी और इसमें क्या लिखा था कि वाल्मीकि का जो रामायण है वाल्मीकि का जो राम काव्य है उसको उन्होंने नाम दिया था पौम चरिऊ। ये उन्होंने उसका नाम दिया था। ठीक है, परम चरिऊ चरिऊ। ठीक है, परम पौम चरिऊ दिया था। ठीक है, तो ये वाल्मीकि का जो है राम काव्य पौमचरी स्वयंभू कवि ने अपभ्रंश भाषा में लिखा था। इसके साथ साथ कुछ और जो कवि का नाम है जैसे कि धनपाल कवि है। धनपाल जो है धनपाल कवि हो गया, फिर जो है पुष्पदंत हो गया, पुष्पदंत के साथ साथ हो गया सरहपा कणहपा। ठीक है, सरहपा कणहपा। तो ये जो है इनके प्रमुख रचनाकार हैं किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। तो अपभ्रंश भाषा का विकास 500 एडी से 1000 एडी साहित्य की शुरुआत 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक हुआ। इनके जो प्रमुख रचनाकार है वो स्वयंभू कवि थे और इन्होंने राम काव्य जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था उसको जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा जिसको क्या बोलते हैं पौमचरिऊ। ठीक है, इसके साथ साथ अपभ्रंश भाषा का जो है भारतीय आर्य भाषाओं में कैसे इसका विकास हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा का जो अपभ्रंश जो भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में कुछ कुछ और भाषाएं थे जिसका हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह में करते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे कि सौर श्रेणी है। सौर श्रेणी में क्या क्या इनकी भाषा और कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग होता है जैसे पश्चिमी हिंदी। पश्चिम में बोले जाने वाले जितने भी हिंदी है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश भाषा समूह के अंतर्गत आती है। राजस्थानी जो भाषा है वो जो है सौर श्रेणी के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा समूह के अंतर्गत आता है जो आधुनिक रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। गुजराती जो है ये भी आता है कि सौर श्रेणी के अंतर्गत। फिर अर्धमागधी अर्धमागधी जो समूह है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्व में जो बोली जाने वाली हिंदी भाषा समूह का विकास अर्धमागधी के अंतर्गत हुआ है। फिर बिहारी, फिर उड़िया हो गया, फिर बांग्ला हो गया। ये जो है सारे जो है ये असमिया हो गया। ये जो है पूरा
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अर्धमागधी आता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर केवल पूर्वी हिंदी आता है अर्धमागधी के अंतर्गत। जो मागधी जो आता है, ये तो अर्धमागधी हो गया जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो मागधी हो गया वो बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया इनके अंतर्गत आता है। जो जितने भी बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया जो भाषा है वो मागधी अपभ्रंश भाषा समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, खस एक है अपभ्रंश भाषा समूह जिसमें पहाड़ी भाषा, पहाड़ी जो भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें पहाड़ी जो भाषा है, ठीक है, पहाड़ी जो भाषा है, पहाड़ी सौर श्रेणी से प्रभावित है, ये सौर श्रेणी से प्रभावित है। ठीक है, खस आता है, खस जो है अपभ्रंश भाषा समूह जो पहाड़ी सौर श्रेणी से प्रभावित है। फिर एक आता है ब्राचाड़। ब्राचाड़ जो भी एक तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये पंजाबी और सिंधी, ठीक है, पंजाबी और सिंधी जो भाषा है वो सौर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, इनसे प्रभावित है, ये भी एक तरीके से अपभ्रंश भाषा समूह है, इसके अंतर्गत आता है। और एक हो गया यहाँ पर हो गया मराठी। मराठी या महाराष्ट्री जो भाषा समूह है वो जो है मराठी जो है आज के समय में बोली जाने वाली आधुनिक आर्य भाषा समूह है, जिसमें मराठी इसका अपभ्रंश है। ठीक है, ये हो गया अपभ्रंश भाषा समूह के अंतर्गत। अब इसको हम लोग देखते हैं कि अवहट। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि हम लोग क्या देखें यहाँ पर अपभ्रंश का जो जो टॉपिक था, जैसे कि यहाँ पर अपभ्रंश था, इस अपभ्रंश में हम लोग क्या देखें कि भारतीय आर्य भाषा समूह के अंतर्गत जो अपभ्रंश है हम लोग इसको देख चुके हैं कि इसका साहित्य की रचना कब हुई, और इसके साथ साथ कौन कौन से जो है भाषा का जो भेद है और उन भाषा का प्रयोग आज के समय में किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है अवहट। ठीक, अवहट जो है, अवहट जो भाषा समूह है उसको हम लोग देखते हैं। अवहट भाषा समूह के अंतर्गत क्या क्या आता है? अवहट का मतलब होता है ये अपभ्रष्ट होता है। ठीक है, अपभ्रष्ट मतलब इसको हम लोग बोल कह सकते हैं परवर्ती अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आया हुआ अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश के बाद आया हुआ जो भाषा है वो अवहट भाषा समूह है। अब इस अवहट भाषा समूह को हम लोग जब हम आधुनिक भारतीय अब आधुनिक भारतीय समूह या आधुनिक भारतीय आर्य समूह और अवहट के बीच जो भी रचना हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर अवहट है और आधुनिक आर्य भाषा समूह है, आधुनिक आर्य भाषा समूह है। ठीक, तो इनके बीच जो रचना हुई होगी तो इस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण कालीन भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, ये संक्रमण कालीन अवहट भाषा समूह बोल सकते हैं। ठीक, तो इनका जो विस्तार हुआ है लगभग 900 एडी से लेकर 1100 एडी तक इनका जो है विस्तार हुआ है। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो भाषा समूह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवहट अपभ्रंश समूह भी बोल सकते हैं। इनके प्रमुख रचनाकार देख लेते हैं कि कौन कौन के इनसे रचनाकार है और क्या क्या इन्होंने रचना की है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए सबसे जो मेन जो रचनाकार है उसका नाम है अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने क्या किया था? एक रचना किया था जिसका नाम है रसक। ठीक है, रसक इन्होंने एक रचना किया था, ये अब्दुल रहमान हो गया। फिर दामोदर पंडित, दामोदर पंडित, दामोदर पंडित ने भी एक रचना किया था। ठीक है, उसका नाम है उक्ति व्यक्ति व्याकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, इन्होंने रचना किया था। ठीक, फिर इसके बाद आता है ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर ने एक रचना किया था, ठीक है, जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर हो गया। फिर क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पर आता है विद्यापति। विद्यापति के अंतर्गत यहाँ पर कीर्ति कला ने कीर्तिलता इन्होंने रचना किया था। ठीक, फिर यहाँ पर आता है रोड कवि। रोड कवि, रोड कवि ने क्या किया था? राउल राउल देव।
इन्होंने रचना किया था। तो ये जो है अवहट भाषा समूह के अंतर्गत जो प्रमुख रचनाकार है अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, रोड कवि। ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, अपभ्रंश और अवहड़ भाषा समूह के अंतर्गत जो जो इनके जो है कहाँ से आया, कैसे आया, इसको हम लोग देख चुके हैं कि क्यों इसको संक्रमण कालीन बोलते हैं अपभ्रंश भाषा समूह, क्यों अपभ्रंश भाषा समूह को हम लोग क्या इनका कैसे कैसे इसका प्रयोग हुआ, प्राकृतिक के बाद जब इसका प्रथम हुआ प्राकृतिक भाषा समूह का तब अपभ्रंश भाषा समूह आया। फिर अवहड़ भाषा समूह जो है परवर्ती अपभ्रंश भी हम इसको बोल सकते हैं। इनके हम लोग कुछ कुछ रचनाकार देखे, जैसे कि अपभ्रंश में हम लोग देखे थे स्वयंभू कवि देखे थे। ठीक है। उसके बाद सरहप्पा कण्णप्पा देखे थे, कुछ कुछ और जो रचनाकार उसको हम लोग देखे थे। फिर अवहट में देखे थे अब्दुल रहमान, फिर दामोदर पंडित, फिर ज्योतिषर ठाकुर, विद्यापति। तो आई होप आप लोग को ये अपभ्रंश और अवहट की जो है बेसिक जो है डेफिनेशन, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन हिंदी भाषा समूह और मध्यकालीन आर्य भाषा समूह और आदि मतलब आधुनिक आर्य भाषा समूह के अंतर्गत जो जो भाषा का जो प्रयोग होता गया है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।